हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एज टेल्स। सो जैसे मैंने बोला था कि हम अभी एसेज की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कंसेप्ट्स कवर करेंगे, क्वेश्चंस कवर करेंगे और रिवीजन भी कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट एसे टुडे इज एसे 200। तो एसे 200 का नाम क्या है? हमने मेमोरी टेक्निक में भी देखा था कि टू डबल ओ फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो एसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। किसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स लेके ऑडिटर क्या करेगा? वो कंडक्ट करेगा ऑडिट। कैसे? इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग। जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया गया है उसके बेसिस पे ये ऑडिटर ऑडिट करेगा। ठीक है, तो जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एसे 200 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर और दूसरे में है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसेज। तो हम पहले कवर करेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस? Of that the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express opinion that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF, that is applicable financial reporting framework, and to report on FS and communicate auditors findings as required by SAs। अब इसको देखते हैं ध्यान से रिवर्स केस में। ठीक है, तो ऑडिटर का पहले ऑडिटर क्या करेगा? वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। किस चीज पे रिपोर्ट प्रिपेयर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ना। ये उसका पहला काम है। रिपोर्ट में क्या करता है? वो कम्युनिकेट करता है उसके जो भी फाइंडिंग्स है ना। तो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और उसके फाइंडिंग्स जो है वो कम्युनिकेट करेगा। ये उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये रिपोर्ट क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करेगा। तो ये देखेगा ऑडिटर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो किस बेसिस पे बनाए हैं, है ना। उसका एक कोई तो AFRF मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। जैसे इंड एस के बेसिस पे बनाए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाए गए, IFRS, US गैप, UK गैप, जो भी एप्लीकेबल है उस एंटिटी को, उसके बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं क्या, वो देखेगा। और दूसरा क्या देखेगा कि जो भी प्रिपेयर किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। अब ऑडिटर सारी गलतियां तो नहीं ढूंढ सकता 100%, है ना। तो वो बोलता है कि जो भी बड़ी गलतियां है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो भी है, मिसस्टेटमेंट्स मतलब गलती, मिस्टेक, और मटेरियल मतलब जो भी बड़ी गलतियां है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, ऐसे में अश्योर करता हूँ, है ना, ऐसे में अश्योरेंस देता हूँ। बट वो भी 100% अश्योरेंस में नहीं दे रहा, मतलब मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, अब रीजनेबल को आप ऐसे मान लो कि आपने वो अगर हार्पिक की एड सुनी होगी तो उसमें भी वो क्या बोलता है? हार्पिक क्या करता है? किल करता है जर्म्स 99.9%, है ना। तो वो भी 100% नहीं बोलता। तो हार्पिक भी अगर नहीं रिस्क ले रहा है तो ऑडिटर भी इतने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिस्क नहीं लेगा, इसलिए वो भी बोलेगा कि मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा। किस किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी गलतियां नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल मतलब पूरा बैलेंस शीट हो गया, PNL हो गया, कैश फ्लो हो गया, नोट्स हो गया, सारे डिस्क्लोजर्स हो गए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम बड़ी गलतियां, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब गलतियां कैसे होगी? ड्यू टू एरर और फ्रॉड, मतलब गलतियां गलती से होगी या इंटेंशनली होगी, है ना। तो इंटेंशनली जो गलतियां होती है उसको बोलते हैं फ्रॉड। तो और जो गलती से होती है उसको बोलते हैं एरर। तो ऑडिटर क्या बोल रहे हैं कि मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूँ किस चीज का? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ठीक है, तो ये एक बात हो गई ऑडिटर की, ये एक चेक करेगा वो गलती का। और अब आगे आते हैं देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन। क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा वो? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे भी हम मटेरियल देख रहे हैं, मतलब मोटा मोटी वो एज पर AFRF है, इन अकॉर्डेंस विथ AFRF। ठीक है, AFRF मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका डेफिनेशन और ये सब हम आगे देख रहे हैं, बट
और एंड देन टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट ऑडिटर्स फाइंडिंग्स एज रिक्वायर्ड बाय एसईस। तो ये हो गया ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस that the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express opinion that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF, and to report on FS and communicate the auditor's findings as required by SEs। ठीक है, हो गया। यस, अब आगे रीजनेबल अश्योरेंस के बारे में बताया गया है कि रीजनेबल अश्योरेंस, जैसे मैंने बोला कि इट्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, इट्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। मतलब यही, जैसे ऑडिटर बोल सकता है कि मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स है, ठीक है, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता इसकी 100%। हार्पिक को ध्यान में रखो, 99.9% गारंटी दे सकता हूँ कि ये फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स है, बट 100% में नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल लेते हो ऑडिटर का, तो मान लो ऑडिटर कर रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल का चेकिंग। ठीक है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल हम कैसे चेक करते हैं? हम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल में से सपोज 1000 रिसीवेबल्स है, तो इसमें से हम सैंपल करेंगे कुछ 5 या 50 वॉट एवर बेस्ड ऑन आर सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो वो हम सैंपल आउट करेंगे, उनके भी इनवॉइसेस हम चेक करेंगे, वो भी सैम्पलिंग बेसिस पे। मतलब अगर 1000 रिसीवेबल्स है, उसके 10,000 20,000 इनवॉइसेस हो सकते हैं, तो उसमें से भी हम सैंपल आउट करेंगे और वो चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हम 100% नहीं चेक करते, इसलिए ऑडिटर कांट गारंटी 100%। ठीक है, यस। सो आगे क्या है हमारा AFRF। व्हाट इज AFRF? AFRF इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब इसमें दो टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं, एक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, दूसरा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अब कंप्लायंस फ्रेमवर्क के नाम में ही लिखा हुआ दिख रहा है कि कुछ तो कंप्लाई करना पड़ेगा कंपल्सरीली, है ना। यहाँ पे कंपल्शन आ रहा है कंप्लायंस में। तो कंप्लायंस क्या है? It is the financial reporting framework FRF adopted by the management or TCWG। मैनेजमेंट या TCWG ही प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। दैट्स वाई FRF adopted by management or TCWG in preparation and presentation of financial statements। अब इसमें क्या है, वो जो अडॉप्ट करेगा, वो फाइनेंशियल, वो जो FRF अडॉप्ट कर रहा है मैनेजमेंट, वो ऐसे ही कोई भी नहीं अडॉप्ट कर सकता, है ना। वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कैसे एक्सेप्टेबल होना चाहिए? जो भी आपके एंटिटी का नेचर है उसको, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मान लो अगर कोई एक स्मॉल NGO है इंडिया में जो प्रिपेयर करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो करेगी अंडर एस विच आर एप्लीकेबल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। रिसीट पेमेंट बेसिस पे वो करेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर। बट क्या एक बड़ी कंपनी वैसे करेगी क्या? नहीं, उसके लिए अलग FRF अडॉप्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, है ना। तो वो जो FRF अडॉप्ट करी है मैनेजमेंट, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ द एंटिटी एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो लॉ और रेगुलेशन से भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। मतलब जो भी स्मॉल NGO या फिर जो भी बड़ी कंपनी है, वो खुद का FRF नहीं इन्वेंट कर सकती, वो लॉ और रेगुलेशन में बताया गया होना चाहिए और वही वो अप्लाई कर सकती है ना। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या हो गया? इट इज द FRF अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट और TCWG in preparation and presentation of financial statements, which is acceptable in the view of the nature of entity and objectives of the financial statements, and it is required by law or regulation। ठीक है, ये हो गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क का डेफिनेशन। अब देखते हैं फेयर प्रेजेंटेशन। अब फेयर प्रेजेंटेशन के नाम में क्या लिखा हुआ है कि आपको फेयरली प्रेजेंट करना है। मान लो आप कोई फंक्शन में जा रहे हो जिसमें आपका एक ड्रेस कोड है कि मान लो एक पूजा है या फिर ऐसे कुछ है, तो आपको ट्रेडिशनल पहन के जाना है, ठीक है। तो आप वो तो करोगे ही, ट्रेडिशनल तो पहनोगे ही आपके जो भी कपड़े, बट उससे भी ज़्यादा आप कुछ ना कुछ और भी पहन सकते हो, है ना, क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, आपको फेयरली प्रेजेंट करना है खुद को। तो सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी आप अगर फेयर प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसमें आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो फॉलो करना ही है। मतलब आपका जो ट्रेडिशनल ड्रेस कोड है वो तो आपको फॉलो करना ही है कंपलसरी, बट आप उसमें कुछ और भी एडिशंस या डिलीशंस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको फेयरली प्रेजेंट करने फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे भी सिमिलरली लिखा हुआ है कि फॉलो द कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्लस
acknowledges explicitly or implicitly that to achieve the fair presentation of the financial statements, you can provide the disclosures beyond those specifically required by the framework. मतलब compliance framework तो follow करो ही, जो भी आपका IFRS है, इंडेस है, उसमें जो भी बताया गया है वो तो follow करो ही, बट एडिशनली भी आप कुछ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड जो भी है उससे भी ज्यादा आप कुछ भी प्रोवाइड मतलब डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है, टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। या तो इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस आप क्या कर सकते हो, टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू कैन डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। मतलब आप फ्रेमवर्क में जो भी लिखा गया है वो आप मत फॉलो करो, इससे भी कुछ और फॉलो करना पड़ रहा है आपको जस्ट बिकॉज आपको अचीव करना है फेयर प्रेजेंटेशन, बट ये रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। अब डिपार्चर का एक एग्जाम्पल अगर लेना है तो मान लो एक कंपनी है, उसने एक लैंड परचेस की है डिकेड्स एगो, बहुत सालों पहले एक लैंड परचेस की है, तब उसकी वैल्यू थी सिर्फ 10 लाख की। ओके, अब ये कंपनी जो है IFRS फॉलो करती है। IFRS में क्या रिक्वायर्ड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रेजेंटेशन, है ना। तो अगर आज की वैल्यू वो लैंड की अगर 50 करोड़ है, तो क्या वो लैंड को 10 लाख पे दिखाना बैलेंस शीट में वुड नॉट मिसलीड द यूजर्स, है ना। तो मैनेजमेंट क्या सोचती है कि 10 लाख की जगह पे मैं ये लैंड को इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट आई विल प्रेजेंट दिस लैंड एट फेयर वैल्यू, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन से डिपार्ट होके फेयर वैल्यू प्रेजेंटेशन चूज किया विद द एक्सप्लेनेशन। सो ये हो गया डिपार्चर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो वी आर डन हियर विद द AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक बार फिर से देखते हैं, इट्स अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, इट इज द FRF adopted by management or TCWG in preparation and presentation of financial statements which is acceptable in the view of nature of the entity and the objectives of the financial statements, and it is required by law or regulation। और fair presentation framework में क्या है, it is compliance framework. Additionally, it acknowledges explicitly or implicitly that, explicit implicit मतलब indirectly or directly, that to achieve the fair presentation of financial statements provide disclosures beyond those specifically required by the framework, or to achieve fair presentation of financial statements depart from the requirement of framework। okay, yes, तो अभी आता है मिसस्टेटमेंट। हमने देखा था ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ऐसे रीजनेबल अश्योरेंस हमें देना है, तो रीजनेबल अश्योरेंस का हमने देख लिया, AFRF क्या है देख लिया। अभी मिसस्टेटमेंट मतलब क्या है, मिसस्टेटमेंट इक्वल्स टू व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पर AFRF माइनस व्हाट इज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मतलब क्या दिख रहा है कि मिसस्टेटमेंट इज अ मिस्टेक इन सिंपल टर्म्स। अब मिस्टेक मतलब क्या, कि आपके FRF में जो रिक्वायर्ड है और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने जो रिपोर्ट किया है वो अगर अलग अलग है तो इसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप इमेजिन करते हो तो आपको क्या आता है सामने, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इमेजिन करो, उसमें क्या दिखता है आपको, पहले तो अमाउंट्स होते हैं, है ना, अमाउंट्स होते हैं, फिर होता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट दिखता है, P&L दिखता है, कैश फ्लो दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। तो अमाउंट्स है, सिर्फ अमाउंट्स तो नहीं बिखरे पड़ेंगे, है ना, वो ठीक से प्रेजेंट भी होने चाहिए, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, या वॉट एवर फॉर्म इज एक्सपेक्टेड उसमें वो प्रेजेंट भी होने चाहिए। तो अमाउंट होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, फिर उसमें क्लासिफिकेशन भी होता है ना, आपको दिखता है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। एंड देन BS, PL एंड CF के बाद क्या आता है, नोट्स टू अकाउंट्स, है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। तो हम वहाँ पे एडिशनली बता रहे हैं ना, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स है उसके बारे में या P&L के आइटम्स के बारे में हम एडिशनली कुछ तो डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज इन नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोजर, ठीक है। तो मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन में ये चारों आ रहे हैं, इसलिए व्हाट इज द मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन APCD, ABCD पता है ना, तो APCD अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर। So difference between APCD of a reported financial item and APCD that is required for the item to be in accordance with AFRF, है ना। तो difference between APCD reported and APCD that is required in accordance with AFRF, इसके difference को बोलते हैं misstatement। अब हमने देखा था मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकती है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, गलती से या जानबूझ के। तो इट इज
it can arise from error or fraud. Yes. So what is next? Next is TCWG. TCWG is what? हमने देखा था मैनेजमेंट और TCWG है ना. तो TCWG ये वो पर्सन्स है जो एक एंटिटी की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, जो एक एंटिटी के लिए अकाउंटेबल होते हैं एंड जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये जो प्रोसेस है उसको वो ओवरसी करते हैं. तो इन शॉर्ट ये पर्सन्स कौन होते हैं? जो भी कंपनी के मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं, जो भी कंपनी के ओनर, CFO, CEO, मैनेजर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको बोलते हैं हम TCWG, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस. Those charged with governance are the persons or organizations with the responsibility. इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू ओवरसी द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी. मतलब एंटिटी क्या किस डायरेक्शन से जा रही है, क्या करेगी एंटिटी, ये भी ये लोग डिसाइड करते हैं. अब एंटिटी के लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल तो होना चाहिए, कुछ अगर गलती हो गई तो, है ना. तो अकाउंटेबिलिटी भी TCWG के पास होती है एंटिटी की. और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये चल रहा है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, उसका भी ये उसके ऊपर भी ये ध्यान रखेंगे, है ना. तो ओवरसी करेंगे, ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. सो दीज आर द TCWGs. ओके, अब आता है ऑडिट एविडेंस. अब ये जो भी हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये जो भी हम बता रहे हैं कि रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सब फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, किस बेसिस पे करेंगे? ऑडिट के बेसिस पे करेंगे. तो ऑडिट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, है ना. कुछ ना कुछ तो हमारे पास एविडेंस चाहिए जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो ये बोलने के लिए जो ऑडिट एविडेंस है, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन. रिपोर्ट के लिए जो कंक्लूजन हमें आना है उसके ऊपर, तो यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड. ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन को बोलते हैं ऑडिट एविडेंस. अब ये ऑडिट एविडेंस हमें कैसे मिलता है? इट इज वी रिसीव इट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. जो भी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसके जो भी सपोर्टिंग्स हमें मैनेजमेंट या TCWG देती है, उसके बेसिस पे हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है. या फिर अदर इन्फॉर्मेशन. अदर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? कि हम इंक्वायरीज करते हैं मैनेजमेंट की, है ना, एम्प्लॉयज़ की, हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोसेसेस, तो उससे भी हमें कुछ एविडेंस मिलता है. तो ऑडिट एविडेंस इज व्हाट? इट इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर. किस लिए यूज करता है ऑडिटर? इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ऑडिट एविडेंस. ओके, अब ये ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हुए, ये ऑडिट करते हुए हम कुछ चीजें ध्यान में हमें रखनी चाहिए. ठीक है, वो आगे आ रही है, जिसमें एक है प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल जजमेंट इज व्हाट? पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसका, फिर समझते हैं. Professional judgment is the application of relevant training, knowledge and experience (TKE) within the context provided by auditing, accounting and ethical standards in making informed decisions about the courses of action that are appropriate in audit engagements. And professional judgment PJ इसको short form किया है, तो PJ needs to be applied throughout the audit and needs to be properly documented. अब आप मान लो कि आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो. ठीक है, एक रोड पे आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, आपके सामने एक ट्रक आ रहा है, तो उसको आपको ओवरटेक करना है, वो ट्रक को. ठीक है, तो आपको अगर उसको ओवरटेक करना है, मान लो आपको कार चलाते हुए अभी 2 साल हो गए, तो आपको पता है ओवरटेक कैसे करना है, आपको एक्सपीरियंस है उसका. तो ये ट्रक को ओवरटेक करने के लिए आप अपना जो भी कार का आपका ट्रेनिंग हुआ है, तो वो आप यूज करोगे, है ना. ओवरटेक करते समय जजमेंट आपको लेना पड़ेगा कि कब करना है, कैसे करना है, कौन सी लेन से करना है ना. तो उसमें आप क्या यूज करोगे? आपका एक्सपीरियंस, आपने इससे पहले जो भी ओवरटेक्स किए है उसका एक्सपीरियंस आप यूज करोगे. आपका जो भी ट्रेनिंग हुआ है कार का, वो आप यूज करोगे. उसमें आपका नॉलेज यूज करोगे, मतलब वो ब्रेक कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम करता है, गियर कैसे काम करता है, उसका आपके पास नॉलेज है. तो सिमिलरली ऑडिटर भी क्या करेगा? ऑडिटर अपना जो ऑडिट कर रहा है उसमें उसका आर्टिकलशिप हुआ होगा, है ना, ट्रेनिंग. तो आर्टिकलशिप में जो भी ट्रेनिंग हुआ है, उसने जो भी नॉलेज एक्वायर किया है उसके बुक्स से, है ना, तो वो नॉलेज अप्लाई करेगा. फिर क्या है, उसका जो भी एक्सपीरियंस है
आपका अगर 3 साल का 2 साल का जो भी आर्टिकलशिप है उसमें आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो आप अप्लाई करोगे ऑडिट में। तो प्रोफेशनल जजमेंट मतलब क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं यूज करोगे आप, कोई भी ट्रेनिंग कोई भी एक्सपीरियंस। अब ओवरटेक करते समय आप कार का जो भी है वही यूज करोगे ना, आप कुकिंग का नॉलेज या कुकिंग का एक ट्रेनिंग वो नहीं यूज करोगे। तो सिमिलरली ऑडिटर भी क्या करेगा, ऑडिट कर रहा है तो कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऑडिटिंग का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, है ना। अकाउंटिंग का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है। और एथिकल स्टैंडर्ड्स भी उसने ध्यान में रखने चाहिए कि कहीं फ्रॉड हो रहा है तो वो भी उसने देखना चाहिए, है ना। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स भी उसने देखने चाहिए। सो एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट TKE within the context provided by auditing, accounting and ethical standards, किसके लिए, इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस, मतलब आपको ओवरटेक करना है या नहीं कार को, इसका डिसीजन भी तो लेना है आपको। सो ऑडिटर को भी ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑडिट में। तो इन मेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस about the courses of action that are appropriate in audit engagements, it is called as professional judgment। अब सपोज एक पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है एक कंपनी में, ठीक है, और मैनेजमेंट ने क्या एस्टिमेट किया है कि उसका पॉसिबल लाइबिलिटी कितना आएगा, 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का पॉसिबल लाइबिलिटी आएगा। बट ये अनसर्टन है, इसका आउटकम जो है वो अनसर्टन है ये लिटिगेशन का। तो इस केस में ऑडिटर को डिसाइड करना चाहिए ना, उसने अपना रिलेवेंट TKE यूज करके उसने एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए किस चीज के लिए, कि वेदर दिस लाइबिलिटी इज मटेरियल इनफ टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर इसको इमटेरियल मान के छोड़ दे, नहीं डिस्क्लोज करे अभी, है ना। इसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज प्रोफेशनल जजमेंट, और ये थ्रू आउट द ऑडिट रिक्वायर्ड होती है। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ही बस प्रोफेशनल जजमेंट यूज किया या फिर कंक्लूजन के टाइम रिपोर्टिंग के टाइम ही यूज किया, ऐसे नहीं, थ्रू आउट द ऑडिट इट इज रिक्वायर्ड एंड इट नीड्स टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। मतलब अगर ऑडिटर ने सपोज ये डिसाइड किया कि लाइबिलिटी को हमें डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसको उसे डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए कि क्यों, किस बेसिस पे, है ना, क्या उसने टीके यूज किया, वो भी बताना पड़ता है, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड ने ऐसे 200 ने ये प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये भी उसका भी गाइडेंस दिया है। सिर्फ इतना नहीं बोला है कि थ्रू आउट द ऑडिट करो, कैसे भी करो, ऐसे नहीं, बट उसने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट हमें यूज करना चाहिए। तो इसको अब ऐसे देखते हैं, आप प्रोफेशनल जजमेंट का देख रहे हो ना, इज नेसेसरी इन व्हाट। तो मैनेजमेंट भी तो जजमेंट करता है। जैसे मैनेजमेंट ने अभी वो लाइबिलिटी के बारे में जजमेंट किया था कि 10 लाख का लाइबिलिटी आएगा, तो मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ जजमेंट्स कर रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में। तो पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के जजमेंट्स को हम इवेल्युएट करेंगे, है ना। तो प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी इन इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट इन अप्लाइंग द एंटिटीज AFRF। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी, वेयर इज इट नेसेसरी, है ना। तो एग्जांपल्स दो। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पहले हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को जहाँ पे भी देख रहे हैं वेयर इट इज नेसेसरी, वहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे पहले मैनेजमेंट की जजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द एंटिटीज AFRF। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सपोज ये एक पेंडिंग लिटिगेशन का तो हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो सपोज मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया है कि एक मशीन की जो यूजफुल लाइफ है इट इज 15 ईयर्स, बट ऑडिटर ने क्या किया, उसका TKE यूज करके उसने कंपेयर किया विथ इंडस्ट्री। बाकी भी एंटिटीज का ये ऑडिट कर रहा है, तो सिमिलर इंडस्ट्री में उसने कंपेयर किया वो मशीन को, और उसने देखा कि यहाँ पे बाकी एंटिटी में, बाकी इंडस्ट्री में ये मशीन की लाइफ हो रही है 10 ईयर्स की, और मैनेजमेंट क्या एस्टिमेट कर रहा है, मैनेजमेंट क्या जजमेंट कर रहा है, इट इज 15 ईयर्स। तो मैनेजमेंट ने इन अप्लाइंग द एंटिटीज AFRF क्या यूज की करके उसका रिकॉर्डिंग किया है मशीन का, 15 ईयर्स का, और ऑडिटर बोल रहा है नहीं 10 साल की है। तो यहाँ पे हमें प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, टू इवेल्युएट द मैनेजमेंट्स जजमेंट इफ इट इज रीजनेबल। तो मैनेजमेंट के भी कुछ रीजंस होंगे कि वाई दे आर कंसिडरिंग इट एज 15 ईयर्स। सो प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी इन इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट्स जजमेंट इन अप्लाइंग द एंटिटीज AFRF। अब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है ना, पहले तो हो गया मैनेजमेंट का जजमेंट हमने इवेल्युएट किया। ऑडिटर ऑडिट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है,
है ना। तो ऑडिट एविडेंस का हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। सो इवैल्यूएटिंग, आगे क्या इवैल्यूएट करना है हमें, ऑडिट एविडेंस, वेदर SAAE मतलब sufficient appropriate audit evidence has been obtained and whether more needs to be done to achieve the objectives of the standards and thereby the overall objectives of the auditor. तो मतलब क्या, SAAE मतलब क्या, sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient मतलब क्या कि क्वांटिटी वाइज, है ना, sufficient है क्या ऑडिट एविडेंस, एंड appropriate मतलब क्वालिटी वाइज, मतलब जो भी हमने ऑडिट एविडेंस गेन किया है, इफ इट इज अप्रोप्रिएट इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, है ना, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब रिलायबिलिटी क्या है डॉक्यूमेंट्स की, या जो भी क्राइटेरियाज है क्वालिटी के। तो SAAE वेदर इट इज ऑब्टेन्ड, ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एंड वेदर मोर नीड्स टू बी डन, मतलब सपोज आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन टेस्टिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसमें इनवॉइसेस टेस्ट कर रहे हो, आपको इनवॉइसेस एंड कैश रिसीट्स आपको टेस्ट करने हैं, है ना, रिसीट्स मतलब इनवॉइसेस एंड रिसीट्स आप टेस्ट कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंटली वो इनवॉइसेस एंड रिसीट्स करेक्ट मिल रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना चाहिए ना कि आपने कितने इनवॉइसेस टेस्ट करने हैं, या फिर आपको बस इनवॉइसेस एंड रिसीट्स को ही टेस्ट करना है, या फिर आपको कुछ एडिशनल जाके करना है, मतलब वेदर मोर नीड्स टू बी डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसेस। तो मतलब आपको क्या कस्टमर कन्फर्मेशंस भी लेने हैं इसमें, है ना, टू चेक द जेन्युइननेस, तो इसमें भी आपको प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी। सो evaluating whether SAAE sufficient appropriate audit evidence has been obtained and whether more needs to be done to achieve the objectives of essays and thereby overall objectives of auditor. अगर essays के objectives अचीव हो रहे हैं तो that means overall objectives of auditor भी अचीव हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था overall objective क्या है ऑडिटर का, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ essays, है ना, तो अगर essays के अचीव हो रहे तो ऑडिटर के भी होंगे, hence thereby the objectives of the ऑडिटर। ठीक है, तो पहले प्रोफेशनल जजमेंट हमारी देख रहे हैं हम, तो पहले हम मैनेजमेंट की भी देखेंगे, है ना, अगर हमारी देख रहे हैं तो मैनेजमेंट की भी देखेंगे इवैल्यूएट करके। फिर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, तो वो हम देखेंगे कि इफ इट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट या फिर मोर नीड्स टू बी डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसेस। अब नेक्स्ट क्या है, ये ऑडिटर ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा, थ्रू द ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। तो ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से करने हैं, कितने करने हैं, कब करने हैं, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें भी तो प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड है ना। तो मान लो अगर एक कंपनी है जिसमें कंट्रोल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, पूरा ऑटोमेटेड उसका एनवायरनमेंट है वो कंपनी का, तो ऑडिटर क्या डिसाइड करता है इस केस में कि मैं IT कंट्रोल्स जो है वो मोर करूंगा, मतलब वो मोर परफॉर्म करूंगा, IT कंट्रोल टेस्टिंग, है ना, क्योंकि ये कंपनी में सब ऑटोमेटेड है तो मैं IT कंट्रोल टेस्टिंग ज़्यादा करूंगा और जो मैनुअल टेस्ट है मेरे वाउचिंग वेरिफिकेशन वो मैं कम करूंगा, है ना, दैट्स वाई मोर IT कंट्रोल टेस्टिंग एंड फ्यूअर मैनुअल टेस्ट। तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल जजमेंट वॉज रिक्वायर्ड। अब ऑडिटर ने खुद से कैसे डिसाइड किया अपना, TKE यूज करके ये किया ना कि ऑडिट प्रोसीजर्स मुझे कौन से करने हैं, व्हाट शुड बी द मिक्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब मैं कितना IT कंट्रोल टेस्टिंग करूंगा और कितना मैनुअल टेस्टिंग करूंगा, इसका एक मिक्स इसने डिसाइड किया, तो नेचर डिसाइड किया। फिर ये कब करने हैं, व्हेन टू परफॉर्म एंड हाउ मच एविडेंस इज नीडेड, तो इसमें NTE मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यूज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेज एंड गैदर द ऑडिट एविडेंस, है ना। तो ये हो गया एक और NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। देन देयर इज मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। अब पहले हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट के हमने जजमेंट्स इवैल्यूएट किए, अगर हमारे जजमेंट्स हम देख रहे हैं तो मैनेजमेंट के जजमेंट्स भी देखेंगे। फिर हम ऑडिट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही आ गया। ऑडिट एविडेंस कैसे कर रहे हैं कलेक्ट, ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करके कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स करके हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ऑडिट प्रोसीजर्स का पॉइंट आ गया। अब ये करते करते हमें मान लो कोई एक मिसस्टेटमेंट मिल गया, ऑडिट प्रोसीजर्स करते करते हमें एक मिसस्टेटमेंट मिल गया, तो अब ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या, इसका रिस्क है क्या ऑडिट में, ये डिसाइड भी तो करना पड़ेगा, इसके लिए भी तो प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड है। तो मान लो एक कंपनी का टर्नओवर है 500 करोड़ का, आपको एक मिसस्टेटमेंट मिलती है, मिस्टेक मिलती है 5 लाख की, और ऑडिटर क्या डिसाइड करता है कि 5 लाख के जो अबाव जो भी मिसस्टेटमेंट्स है वही मटेरियल है, 5 लाख की जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल नहीं है।
और इसकी कोई मुझे रिस्क नहीं है ऑडिट में। तो ये भी तो डिसाइड करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड है ना, मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड एंड टू असेस द ऑडिट रिस्क, इसके लिए भी प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी। यस, तो कहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट नेसेसरी है? In evaluation of management judgments in applying the entity's AFRF, evaluating whether the SAAE sufficient appropriate audit evidence has been obtained and whether more needs to be done to achieve the objectives of SS and thereby the overall objectives of the auditor. The nature, timing and extent (NTE) of audit procedures used to meet the requirements of the SAs and gather the audit evidence, materiality and audit risk. एंड एट लास्ट क्या है? ड्रॉइंग ऑफ द कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप ये सीक्वेंस में ध्यान में रखो कि प्रोफेशनल जजमेंट मतलब क्या, उसके बाद पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट की जजमेंट, है ना। तो हमारी प्रोफेशनल जजमेंट हम अगर इवेल्युएट करें तो उसमें देखेंगे हम मैनेजमेंट की जजमेंट, मैनेजमेंट की जजमेंट देखेंगे, फिर हम ऑडिट कर रहे हैं इसलिए हम ऑडिट क्यों करें? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑडिट करें, है ना। तो SAAE हैज बीन वेदर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। अब ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? थ्रू द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ये करते करते हमें एक मिसस्टेटमेंट मिल गया, तो मिसस्टेटमेंट मिल गया तो उसका हम देखेंगे कि इफ इट इज मटेरियल एंड इफ इट इज द ऑडिट रिस्क, मतलब ये रिस्क ही है क्या हमारी ऑडिट के लिए, तो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। एंड इसके बाद हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया इसके बेसिस पे। तो हमें मिला था 5 लाख का स्टेटमेंट, तो हमने सोचा कि ये मटेरियल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर ड्रॉइंग द कंक्लूजन कि दिस इज नॉट मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो दिस क्वेश्चन वुड बी इजियर फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? जैसे मैंने बोला था कि ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते करते हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, उसमें से एक हो गया था प्रोफेशनल जजमेंट। अभी आता है प्रोफेशनल skepticism। तो ऑडिट में प्रोफेशनल skepticism is very important. What is professional skepticism? It is the attitude that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatements due to error or fraud, and critical assessment of the audit evidence. मतलब आपको एज एन ऑडिटर आपको हमेशा आपका माइंड क्वेश्चनिंग होना चाहिए, ये क्यों, कैसे, क्या, ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। आपने जो भी मैनेजमेंट ने बोला है उसके बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कुछ भी। सपोज अगर आप अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑडिट कर रहे हो और आपको जो मैनेजमेंट है वो क्या बोलती है कि जो भी सारे मेरे रिसीवेबल्स है वो मुझे 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे, ये मुझे भरोसा है और इसके लिए मैंने कोई प्रोविजन नहीं किया है डाउटफुल डेट्स का। अगर आप में क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के जो भी मैनेजमेंट ने बोला है उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, उसका ही पैसा है ना, मुझे क्या करना है, तो ठीक है, नहीं करना है तुझे अगर प्रोविजन तो मत कर, है ना, ऐसे आप बोलोगे तो ये गलत होगा, है ना। तो ऑडिटर ने ये सिंपली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है। आपको पूछना चाहिए मैनेजमेंट को कि क्या आपको कोई पास्ट इश्यूज आए थे क्या कलेक्शन में, या फिर आर देयर एनी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, है ना। तो ये आपको पूछना चाहिए और सिर्फ पूछना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं आए थे, मेरे कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस नहीं है। आपको चेक भी करना चाहिए। आप क्या चेक करोगे? फिर एजिंग रिपोर्ट्स चेक करोगे, है ना, पिछले। फिर अगर आपको सपोज मिलता है वहां पे कि बहुत सारे इनवॉइसेस है कि जिसके पेंडिंग है पेमेंट्स टू मिलना, कि 90 डेज से भी ज्यादा उसके पेमेंट्स पेंडिंग है, तो उस केस में आप बोल सकते हो ना मैनेजमेंट को कि आपके ऐसे प्रीवियसली आपके भी पेमेंट्स पेंडिंग थे, तो आप इसका प्रोविजन कर लो, है ना। तो आपको क्वेश्चनिंग माइंड आपका रखना बहुत जरूरी है। एंड बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर और फ्रॉड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिला है उसका आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना चाहिए, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है क्या, वो ऐसे भी आपको देखना चाहिए, रिलायबिलिटी देखनी चाहिए, है ना, डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सब चीजें करनी चाहिए। अब हमें स्टैंडर्ड ने सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं दिया है, स्टैंडर्ड ने हमें ये भी बोला है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बीइंग अलर्ट टू conditions that may indicate possible fraud, information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence,
Audit evidence that contradicts other audit evidence obtained, and circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those required by SEs. इसको कैसे ध्यान में रखना है कि अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब जो भी क्वेश्चनिंग माइंड है, बीइंग अलर्ट टू, अलर्ट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए पहले फ्रॉड, है ना। अलर्ट रहना है, किस चीज से अलर्ट रहना है, फ्रॉड से अलर्ट रहना है, ठीक है। तो पहला आपका हो गया पॉइंट, कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, है ना। देन आपको अगर फ्रॉड का ध्यान में आता है तो आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगी मैनेजमेंट, जो जो भी आपको आप इंक्वायरीज करोगे उसके ऊपर जो भी आपको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज देंगी, और आप जिसको ऑडिट एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करने वाले हो जो डॉक्यूमेंट्स को, आप इसको बहुत केयरफुली टेस्ट करोगे, है ना। तो फ्रॉड का ध्यान में आते ही आप वो डॉक्यूमेंट्स को, वो इंक्वायरीज को एकदम ध्यान से चेक करने लगे, ठीक है। तो information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence. फिर ऐसे करते करते, ध्यान से देखते देखते आपको ऐसे एक ऑडिट एविडेंस मिल गया which contradicts with other audit evidence. मतलब आप क्या कर रहे थे, आप बैंक मतलब आप लोन्स का ऑडिट कर रहे थे, है ना। तो आपने क्या किया, बैंक कंफर्मेशन दिया लोन्स के लिए। तो जब बैंक कंफर्मेशन आ गया तो वो लोन का बैलेंस था बैंक के कंफर्मेशन में, वो था 50 लाख। और जब आपने कंपनी के बुक्स देखे तो उसमें बैलेंस आपको मिला 40 लाख। 10 लाख का आपको डिफरेंस मिल गया। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन विद द इंटरनल रिकॉर्ड, है ना। तो आपको वैसे मिल गया है कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। तो आपको बीइंग अलर्ट टू, आपको अलर्ट रहना है इन ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। अब ये आपको ऐसे मिल गया 10 लाख का फ्रॉड, फ्रॉड नहीं मतलब मिसमैच आप बोल सकते हो, है ना। तो जैसे आपको ये मिसमैच मिल गया तो आपको लगा कि सिर्फ मुझे बैंक कंफर्मेशन देख के नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने इसमें इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेज, ठीक है। अब आपको ऐसे याद, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो जैसे कि बीइंग अलर्ट टू मतलब फ्रॉड का ध्यान में आ गया, कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। फ्रॉड का ध्यान में आते हुए ही आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी रिलायबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सेस है उसके इंक्वायरीज किए हैं उसके रिस्पॉन्सेस वो आपने ध्यान से देखे, है ना। तो इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। फिर ऐसे करते करते आपको एक ऑडिट एविडेंस मिला जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे ऑडिट एविडेंस से, है ना। तो वैसे आपको मिल गया, इसलिए आपने क्या किया, अब एडिशनली कुछ तो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ऐसे आपको लगा। सो सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेज। ओके, सो दोज रिक्वायर्ड बाय एसेज मतलब क्या, तो अगर आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेक कर रहे हो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो भी होंगी आपकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन की मतलब इनवॉइसेस आप टेस्ट करोगे, रिसीट्स टेस्ट करोगे, है ना। बट आपको क्या दिखा, आपने एक नोटिस किया कि ईयर एंड सेल्स में सडन स्पाइक है, और वो भी कौन से ईयर एंड सेल्स में, रिलेटेड पार्टीज की ईयर एंड सेल्स में, है ना। तो आपने क्या किया, रिलेटेड पार्टीज के है इसलिए आपने पूरे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है वो आपने केयरफुली एनालाइज किए, आपने सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स देख लिए, उनके जो सेल्स है वो जेन्युइन है या विंडो ड्रेसिंग है वो आपने देखा। तो बियॉन्ड स्टैंडर्ड जाके भी आपने रेवेन्यू में कुछ रिलेटेड पार्टीज के टेस्ट किए, है ना। सो यू वेंट in addition to those required by SEs, ठीक है। So professional skepticism includes being alert to conditions that may indicate possible fraud, information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence that contradicts other audit evidence obtained, and circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those required by SEs. अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर हम मेंटेन करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट assumptions in determining the NTE nature, timing and extent of audit procedures. ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या, सपोज आप कर रहे हो पेरोल का ऑडिट, पेरोल रिकॉर्ड्स का आप ऑडिट कर रहे हो और आपको दिखते हैं अनयूजुअल हाई ओवरटाइम पेमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप विदाउट स्केप्टिसिज्म जाते हो तो आप ये नॉर्मल समझ के छोड़ दोगे, हाँ कि हुआ होगा ज्यादा काम एम्प्लॉयज का तो हो गए होंगे ज्यादा ओवरटाइम, है ना, तो इसलिए पेमेंट्स भी ज्यादा किए।
बट अगर आप विथ स्केप्टिसिज्म देखते हैं इस चीज को, तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टिगेट करोगे ऐसे, मतलब लास्ट मंथ्स के भी ओवर टाइम्स आप देखोगे, कितने एम्प्लॉयज है वो देखोगे, आप एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स देखेंगे, है ना, कितने टाइम इन्होंने काम किया था, तो ओवर टाइम इतना क्यों ज्यादा है। तो ये आप ओवरलुक नहीं करोगे, अगर आपको अनयूजुअल दिखा तो आप ओवरलुक नहीं करोगे इसको। फिर क्या है, ओवर जनरलाइजिंग। ओवर जनरलाइजिंग मतलब क्या, कि आप इन्वॉइसेस अगर आप टेस्ट कर रहे हो, आप 1000 इन्वॉइसेस है, उसमें से आपने बस 10 इन्वॉइसेस टेस्ट किए, आपको देखे कि वो इन्वॉइसेस जो है वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है। प्रॉपरली ऑथराइज्ड है इसलिए आपने 10 इन्वॉइसेस के बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि हाँ ठीक है, पूरे सारे इन्वॉइसेस ठीक से किए गए होंगे ऑथराइज। तो ये ओवर जनरलाइजिंग हो गया ना। आपने सैम्पलिंग देखना चाहिए, कितना सैंपल रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर थिंग के लिए, तो ये आपने करेक्ट सैंपल निकालना चाहिए और फिर आपने ड्रॉ करना चाहिए जो भी आपका कंक्लूजन है। तो आप ओवर जनरलाइजिंग से भी बचोगे अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो कर रहे हो तो। Then using inappropriate assumptions in determining the NTE nature timing extent of audit procedures। मतलब क्या, कि सपोज एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इट इज अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, तो आपने मान लिया कि अज्यूम कर लिया कि इसके इंटरनल कंट्रोल्स तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे, कुछ टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, इसके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग ही है, और आपने अपना टेस्टिंग जो है उसके बेसिस पे रिड्यूस किया। तो ये नहीं चलेगा, है ना, ये इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन हो गया। आपने वो कंट्रोल्स का इफेक्टिवनेस देखना चाहिए, पूरा कंट्रोल टेस्टिंग आपने करना चाहिए, एंड देन ओनली यू नीड टू कंक्लूड, राइट। सो यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको किससे बचाता है, रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, over generalizing when drawing the conclusions from audit observations, using inappropriate assumptions in determining the nature, timing, extent of audit procedures. Okay. Yes, so here we are done with the overall objectives part of the standard. अब आगे का जो पार्ट है, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। So till then, thank you so much for staying with me till the end. I hope you found this video very helpful. And do like, share, subscribe so that you don't miss out on the more audit content. See you in the next part. Till then, bye bye. Thank you.